नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पूर्व ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल को पढ़ने से आप यूं कह सकते हो कि किसी भी सभ्यता की जानकारी के लिए हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं: प्री, प्रोटो और हिस्ट्री, मतलब ऐतिहासिक काल। अब मैं आपसे यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी विद्यार्थियों, पूर्व ऐतिहासिक काल को समझने से पहले मैं इसके एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझाना चाहूंगी कि पूर्व ऐतिहासिक काल जब आया तो हमने हमारे देश को किस आधार में, या आप कह सकते हो कि हमें कैसे जान पड़ेगा कि हम किस टाइप से रहते थे, क्या था हमारा प्राचीन समय में रहन सहन, खान पान, जो भी है। ठीक है, तो हमें इन सब के बारे में जानकारी लेने के लिए साक्ष्यों की जरूरत पड़ेगी। अब साक्ष्य हमें विभिन्न प्रकार के, या किसी भी सभ्यता की जानकारी के लिए हमें विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, अब पुरातात्विक स्रोतों से तात्पर्य क्या है? 2 टाइप के स्रोत होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कोई भी हिस्ट्री हो, यदि उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है, तो यदि कोई हिस्ट्री है और मैं कहूँ उसके पीछे कोई एविडेंस, जैसे मैं किसी राजा की बात करूं, अगर उस राजा के पीछे कोई एविडेंस है विद्यार्थियों, तो आप मान के चल सकते हो कि हाँ, ये इतिहास है। क्योंकि अगर मैंने आपसे राजा की बात की कि इस टाइम पे फला राजा ऐसे ऐसे रहता था, और उस जगह पर जाकर आपने उस जगह की खुदाई की और खुदाई में आपको कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, तो वो एक तरह की दंत कथा है। आप उस चीज पर बिलीव ही नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसा कोई राजा उस जगह पे रहा भी है। तो कोई भी इतिहास हो, किसी भी राज्य, देश या विदेश का इतिहास उठा के देख लो, बिना एविडेंस के आप मुझे इतिहास नहीं बता सकते। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, अभिलेख। अब इतिहास 2 तरह के होते हैं, एक तो पुरातात्विक और एक साहित्यिक। पुरातात्विक में वो जिसमें हमें खुदाई के द्वारा या हमें कुछ स्ट्रक्चर कहीं मिल गया, हमने कुछ खोदा या कुछ प्राप्त हुआ, तो ये सारे पुरातात्विक स्रोतों में आ जाएंगे। वहीं यदि हमें कुछ शिलालेख मिल गया, कुछ पट्टियों पर लिखा हुआ, कुछ अंकित किया हुआ कोई लिपि मिल गई, उसे हम साहित्यिक स्रोतों में लेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप पुरातात्विक स्रोतों में देखो तो मृदभांड है, मंदिर है, स्ट्रक्चर है, या कोई कब्रगाह है, कोई जैसे सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में काफी सभ्यताओं के प्रमाण मिले, मूर्तियां मिली, मृदभांड मिले, और कह सकते हो मोहरें मिली। ये सब पुरातात्विक स्रोतों में आ जाता है। जबकि मैं वहीं आपसे कहूँ कि इतिहास में जैसे अर्थशास्त्र है, कल्लन का लिखा हुआ है, या फिर आप राज तरंगिणी ले लो, जिसे कश्मीर की काफी टाइप की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें 2 तरह के कैसे मिलेगी, वो मिलेगी पुरातात्विक स्रोतों से। क्यों? क्योंकि इसका मानव ना तो लिखना जानता, ना उसको पढ़ना आता था, वो एक तरह का आदिम प्रवृत्ति का मानव था। और ऐसा मानव जिस वक्त उसको लिखना नहीं आता, वह यायावर टाइप का है, एक स्थान से दूसरे स्थान भटक रहा है, कपड़े होते नहीं है तन पर, जंगलों के अंदर रहता है, पेड़ों की खाल पहन लिया, कच्चा मांस खाता है, तो कुल मिलाकर उसे यहाँ पर अग्नि की समझ भी नहीं है। और जब अग्नि की समझ नहीं है, तो मनुष्य पारिवारिक समझ नहीं रखता, कृषि, खेती, उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि यहाँ का मानव बिल्कुल आदिम प्रवृत्ति का है। कैसा है? आदिम प्रवृत्ति का। क्योंकि इस मानव को ना तो लिखना आता, ना पढ़ना आता, बस वो अपना पेट भरता है, कच्चा मांस खाता है और घूमता है, एक तरह से जिंदा लाला बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो मानव है वो आदिम प्रवृत्ति का है। यहाँ का मानव कौन
उसी टाइप का है, आदिम टाइप का है। अब जैसे जैसे मनुष्य ने लिखना सीखा, एक समझ विकसित हुई, उसका विकास होने लगा, तब मानव किस में आया? प्रोटोस्टी में आया। ठीक है, अब यहाँ पे ही हमें क्या, कौन सी सभ्यता का विकास मिलेगा? सिंधु सभ्यता, जहाँ से हमें चीजें लिखी हुई मिली हैं, हमें पता पड़ा कि मनुष्य ने अग्नि का आविष्कार कर लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया। जब सब सारी चीजों का धीरे धीरे मनुष्य आविष्कार करने लगा है, तो कहीं ना कहीं वो पारिवारिक रिश्तों की समझ रखने लगा है। तो जितना भी महत्वपूर्ण काल है वो सारी की सारी प्रोटोस्टी में है, क्योंकि मनुष्य यहाँ से बहुत कुछ सीखने लगा, और सीखने लगा तो एक तरह की सिंधु सभ्यता जो है वो यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें यहाँ से मिलेगी, क्योंकि मनुष्य धीरे धीरे यहाँ पर विकास किया, उसने अपने आप को इंसान बनाना सीखा, साहित्य की नॉलेज ली, लिपि का विस्तार किया, और अब यहाँ का लिपि का सिंधु घाटी सभ्यता जितने भी हमें वो मिले, वो सारे के सारे प्रोटोस्टी टाइम या सिंधु सभ्यता का काल यही माना गया है। ठीक है, अब वैदिक सभ्यता का भी 1000 ईसा पूर्व लिखना शुरू किया, और लिखना शुरू किया तो साहित्य लिखा। हाँ, साहित्य लिखा, लेकिन इस साहित्य की जानकारी क्या है अभी तक विद्यार्थियों हम नहीं मिल पाई, क्योंकि इस चीज की जानकारी इन्होंने लिखा तो है, लिपि की जानकारी भी लिखी है, लेकिन उस चीज को आज तक हम पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, कई पार्ट ऐसे हैं जिन्हें आज भी हम नहीं समझ पाए। ठीक है, अब जब समझ नहीं पाए तो हमें दोबारा से किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? पुरातात्विक स्रोत पर। लिपि का आविष्कार हो चुका है, साहित्य भी मिल गया, लिखा भी है, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ पाए, इसीलिए इस इतिहास की प्रोटोस्टी को भी जानने के लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा? पुरातात्विक स्रोतों पर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब जब सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष को हमें नहीं मिले, लेकिन फिर धीरे धीरे जब हम वर्तमान तक आए, ठीक है, वर्तमान तक आए और वर्तमान तक हम लोगों ने इस चीज की जानकारी ली, तो हमने साहित्य का विकास किया, हमने साहित्य को पढ़ने में भी सफलता हासिल कर ली। जितने भी यहाँ पर साहित्यिक स्रोत मिले हैं, ठीक है, लेकिन असल साहित्यिक स्रोत यहाँ माने जाएंगे। इस काल में मानव को लिपि की जानकारी है, लिखा भी है, और हमने उसे नहीं पढ़ा, इसीलिए हम किस पर निर्भर है? पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है, क्योंकि हमने लिखा तो है और उसे पढ़ने की कोशिश भी की है, लेकिन अभी तक हम पूरी तरह से इसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए। तो इसके लिए भी हम किस पर निर्भर करेंगे? प्रोटोस्टी की जानकारी के लिए पुरातात्विक स्रोतों पर ही आएंगे। अब यहाँ से व्यक्ति ने जैसे जैसे विकास किया, उसने साहित्यिक स्रोत लिखे, साहित्यिक स्रोत लिखे, हमें इतिहास की भी जानकारी थी, हमने स्रोतों को पढ़ा भी है, और उसकी जानकारी के लिए हमने लिपि को पढ़ने में सफलता भी हासिल की है। तो यहाँ पर जितने भी हैं वो लिखित और साहित्यिक है। ठीक है, लिखित यहाँ पर साक्ष्य सिर्फ पुरातात्विक, यहाँ पर साहित्यिक आए, लेकिन हमें निर्भर किस पर रहना पड़ रहा है? पुरातात्विक स्रोतों पर। जबकि वर्तमान जो ऐतिहासिक समय है, इसमें हमें सिर्फ लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध है, और हमने यहाँ पर पढ़ने में भी सफलता हासिल कर ली है। क्यों? क्योंकि आप अगर देखें प्राग इतिहास, हिस्ट्री, आदि इतिहास, प्रोटोस्टी और ऐतिहासिक काल, ये तीनों ही हमें प्राचीन समय पुरातात्विक स्रोतों पर। अब ये जो काल है वो है पाषाण काल, लिथिक एज। ठीक है, वही यदि हम विद्यार्थियों आते हैं आदि इतिहास, प्रोटोस्टी। अब इतिहास का मैंने आपको पीछे बताया था कि इसमें हम वैदिक सभ्यता को नहीं लेंगे। रीजन क्या है इसका? क्योंकि वैदिक सभ्यता के लिए हमें इसी जगह पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, इसमें जो बेसिक नॉलेज हमें मिली है वो वर्तमान तक का कर। ठीक है, यहाँ पर मैं विद्यार्थियों को चीज बताती हूँ, जो वैदिक सभ्यता है। अब कई विद्यार्थियों को मानना होता है कि वैदिक सभ्यता
वेदों में लिखी गई, कि वेदों में वैदिक सभ्यता लिखी गई। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि वैदिक सभ्यता वेदों में लिखी गई है, ना कि वेद वैदिक सभ्यता में। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि जब वेद मिले, उनको संकलित किया, फिर वो वैदिक सभ्यता में तब्दील हुई। इसीलिए वैदिक सभ्यता वेदों में नहीं मिली, वैदिक सभ्यता जो है वो वेदों में मिली है, वेद वैदिक सभ्यता में नहीं मिले। ठीक, इस चीज का काफी कंफ्यूजन रहता है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दें। नेक्स्ट, 1776 में पीएफ सोहम ने कोपेनहेगन डेनमार्क पर संग्रहालय में रखे गए स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया: पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल। ये तीनों ही काल त्रिकाल पद्धति के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, पीएफ सोहम ने कोपेनहेगन है डेनमार्क में, वहां के संग्रहालय में रखे और उनको स्रोतों के आधार पर बता रही हूँ कि 1836 में शताब्दी में जो डेनमार्क के विद्वान पीएफ सोहम और क्रिश्चियन टॉमसन हैं, उन्होंने 3 भागों में बांटा: पाषाण काल किया है, पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। ठीक है, इनका वर्गीकरण पहली बार किया था किसने? पीएफ सोहम और क्रिश्चियन टॉमसन ने। 1863 में जॉन लुबाक ने पाषाण काल को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, पुरापाषाण और नवपाषाण काल। अगर पूछा जाए कि जॉन लुबाक ने पाषाण काल का वर्गीकरण 2 भागों में किया है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये तो ओवरऑल जो 3 भाग हैं, पाषाण, कांस्य और लोह युग। ठीक है, अब जॉन लुबाक ने 1863 में किसको बांटा है? पाषाण काल को। किसको बांटा है? पाषाण काल को। पाषाण काल का वर्गीकरण किसमें किया है? पुरापाषाण काल में और नवपाषाण काल में। यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति तो टाइम दिया है, वो किसमें बांटा गया है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब पुरापाषाण काल को हम कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। कौन कौन से विद्यार्थियों? एक सेकंड, मैं रेड पेन ले लेती हूँ, पता पड़ जाएगा। 3 भागों में बांटेंगे, कौन कौन से? निम्न पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। विद्यार्थियों देखिए, पुरापाषाण काल कितने भागों में डिवाइडेड? विद्यार्थियों देखिए, पुरापाषाण काल कितने भागों में डिवाइडेड? 3 भागों में, निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल। अब पुरापाषाण काल के बाद क्या पढ़ेंगे हम? मध्यपाषाण काल। फिर उसके बाद आ जाएंगे नवपाषाण काल। 3 भागों में डिवाइड, पुरापाषाण, मध्य और नवपाषाण काल में। आज के लिए इतना ही काफी है, कल हम पुनः इसको दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि जितना शॉर्ट टर्म्स में लूँ उतना अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद।